बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो में हम रेस्टोरेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ का ये मेरा 7वां लेक्चर है। अगर आपने मेरे फर्स्ट 6 लेक्चर इस सीरीज़ के नहीं देखे तो वो भी लाजमी देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेशन पीरियड, और रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम ड्यूरेशन 1660 टू 1700 AD है, और इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस एज के जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि रेस्टोरेशन पीरियड इसको क्यों कहा जाता है और एज ऑफ ड्राइडन इसको क्यों कहा जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो इंग्लैंड का उस टाइम मतलब 17th सेंचुरी का जो पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस बैकग्राउंड था वो क्या था। उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड के जो लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स थे, राइटर्स जो है वो किस स्टाइल को फॉलो कर रहे थे या उनका सब्जेक्ट मैटर क्या था, किस किस्म के वर्क्स को वो लिख रहे थे, और उसके बाद जो मेजर राइटर्स हैं उनके नेम और उनके वर्क्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इन इंग्लिश लिटरेचर द पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1700 वाज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन। अब 1660 टू 1700 का जो टाइम ड्यूरेशन है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको रेस्टोरेशन पीरियड का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई थी, वापस आ गई थी दोबारा फिर। ठीक है, मोनार्की क्या है कि अब इंग्लैंड में दोबारा फिर जो सिस्टम है वो किंगशिप का होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे किंग बनेगा और किंग इंग्लैंड को चलाएगा। तो यही सिस्टम जो है वो दोबारा फिर इंग्लैंड में आ गया है। तो इस चीज़ की रेस्टोरेशन हुई है, इस चीज़ की बहाली हुई है, जिसकी वजह से इसको एज ऑफ ये पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन कहा जाता है। अब जो थिएटर्स को रिस्टोर, दूसरा ये है कि इस एज में, इस ड्यूरेशन में थिएटर्स रिस्टोर हो गए थे विच वर क्लोज इन 1642 बाय द प्यूरिटन्स। अब 42 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था प्यूरिटन्स की तरफ से। ठीक है, मतलब कि प्यूरिटन्स ने 1642 में जब सिविल वॉर हुई थी पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान में और किंग्स के दरमियान में, ठीक है, उस टाइम जो किंग था उसके दरमियान में, तो तब थिएटर्स को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सिविल वॉर जीती किसने थी? प्यूरिटन्स ने जीती थी। और जब प्यूरिटन्स का टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों पे इंग्लैंड में बैन लगा लिया था। ठीक है, और उसमें एक चीज़ थिएटर भी थी कि थिएटर को भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये रिलीजियस लोग थे और सारा सिस्टम जो था इंग्लैंड का, या इंग्लैंड का जितना भी सेटअप था उसको अकॉर्डिंग टू रिलीजियन उन्होंने देखना शुरू कर दिया। इसलिए लोगों का जो सोर्स ऑफ इन्जॉयमेंट था, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो थिएटर था, उसको भी बंद कर दिया गया था कि ये इमोरल है या गैर इखलाकी है, या ये जो है वो मज़हब के ख़िलाफ़ है। ठीक है, दिस पीरियड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफ ड्राइडन। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ड्राइडन वॉज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर and the most dominating representative of this age। अब सबसे ज़्यादा जिस राइटर की इंग्लिश लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन है इस एज में, वो ड्राइडन है, जिसकी इसी वजह से इस एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है, क्योंकि ये इस एज का मोस्ट डोमिनेटिंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव था। इस वजह से इसको इसके नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसने जितने भी वर्क्स लिखे हैं, चाहे वो ड्रामास हों, चाहे वो पोइट जो है वो प्रोज वर्क हो, इसकी पोइम्स हों, या क्रिटिकल वर्क्स हों, वो सारे वर्क्स इसके बहुत ही अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए इसका कहा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इस एज को, इस एज का, इसका नाम भी दिया जाता है कि ये एज ऑफ ड्राइडन है। इसके नाम पे इस एज का नाम भी रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंग्लैंड में पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस बैकग्राउंड क्या था इंग्लैंड का उस टाइम बिफोर रेस्टोरेशन पीरियड। तो हमें रेस्टोरेशन पीरियड को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, पीछे कितना जाना पड़ेगा? अगर मैं आपको 17th सेंचुरी के शुरू की बात बताऊं, मैं आपको बताती हूँ कि 1601 में क्या हुआ। 1603 टू 1625 में जो किंग था वो जेम्स 1 था।
ठीक है, जेम्स वन था। फिर जेम्स वन के बाद 1625 टू 1649 में जो इंग्लैंड में किंग था वो चार्ल्स वन था, ठीक है। और चार्ल्स वन जो था वो जेम्स वन का बेटा था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो चार्ल्स वन था वो चूँकि कैथोलिक था और उसने कैथोलिक लेडी से शादी की थी, और इस वजह से प्यूरिटन उसको पसंद नहीं करते थे, और उसने भी प्यूरिटन्स के साथ कुछ ख़ास बना के नहीं रखी, ठीक है। तो इसलिए इसने जो 1625 टू 1649 तक किंग एज अ किंग के तौर पे इंग्लैंड में गुजारे, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि 1649 में इसको बिहेड कर दिया गया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इसको कत्ल कर दिया गया, ठीक है। प्यूरिटन्स ने इसको कत्ल करवा दिया था क्योंकि वो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की रिलीजियस रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, ठीक है। वो मोनार्की को ख़त्म करना चाहते थे, वो इस किंगशिप को ख़त्म करना चाह रहे थे जो पता नहीं कितने सालों से इंग्लैंड में चल रही थी। वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंग्लैंड में लाना चाहते थे। तो उन्होंने इस वजह से जो ये किंग था चार्ल्स वन, इसको भी हेड कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, क्योंकि इस पॉइंट पे आके जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन वाली जो मूवमेंट थी जिसको हम प्यूरिटन मूवमेंट का नाम देते हैं, वो इस टाइम पीक पे जो है वो थी। तो उसका नतीजा इस सूरत में निकला कि उसको भी हेड होना पड़ा, और प्यूरिटनिज़म की मूवमेंट पूरे इंग्लैंड में उस टाइम छा गई, और प्यूरिटन्स को फतह मिली, और जो दूसरी साइड पे किंग था चार्ल्स वन, उसको डिफीट हुई। तो इस वजह से वहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है इसको इंट्रैग्नम पीरियड कहा जाता है। अब इंट्रैग्नम पीरियड वो होता है जब इंग्लैंड में कोई किंग नहीं था, मतलब कि किसी भी किंग के पास हुकूमत नहीं थी, बल्कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के तहत चलाया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई किंग नहीं था, इसलिए इस पीरियड को हम इंट्रैग्नम पीरियड कहते हैं। अब क्या हुआ कि जो प्यूरिटन एज थी, ठीक है, प्यूरिटन एज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसको ओलिवर क्रॉमवेल जो वो हेड बन गया था, ठीक है। जब इस तरह से रिपब्लिक जो है वो गवर्नमेंट बनी, तो इस तरह से सारे मामलों को वो तय जो है वो दूसरों के साथ मिल के तय कर रहा था, लेकिन हेड वो बना था। अब उसके जब तक वो ज़िंदा था तो वो उसने बिल्कुल सही तौर पे चीज़ों को हैंडल किया, लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो उसके बेटे के पास जब ये चीज़ गई तो उसका बेटा इस चीज़ को अच्छी तरह से संभाल नहीं सका। पार्लियामेंटेरियन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो अदारे थे उनको अच्छी तरह से नहीं संभाल सका। तो जिस वजह से क्या हुआ, उस टाइम के लोगों ने फिर इस चीज़ को शिद्दत से महसूस किया कि अब दोबारा फिर इंग्लैंड में मोनार्की को जो है वो लाना पड़ेगा, ताकि इंग्लैंड के हालात जो है वो जो पॉलिटिकली रिलीजियसली या सोशली चल रहे थे, ख़राब चल रहे थे, उनको बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो चार्ल्स वन का बेटा था, ठीक है, चार्ल्स वन का बेटा चार्ल्स सेकंड, उसको दोबारा फिर उन्होंने वापस बुला लिया। अब चार्ल्स वन को तो भी हेड कर दिया गया था, उसको एग्जीक्यूट, उसको मरवा दिया गया था। अब उसका जो बेटा था उसको एग्ज़ाइल कर दिया गया था, ठीक है, मतलब उसको मुल्क से निकाल दिया गया था। तो वो शुरू वाले सालों की अगर हम बात करें तो वो जो है वो सबसे पहले वेल्स में कहते हैं गया, उसके बाद स्कॉटलैंड में भी कुछ टाइम रहा, उसके बाद 1651 में वो फ्रांस में चला गया। तो 1601 से, ठीक है, 60 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसने फ्रांस में गुजारा। तो फ्रांस के कल्चर का, फ्रांस के लिटरेचर का, और जिस तरह की ज़िंदगी उसने वहाँ पे गुजारी है, उस चीज़ का उसकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। अब जब इसको वापस बुलाया गया तो यहाँ पे इसको 1660 में इसको किंग बना दिया गया, मोनार्की वापस आ गई यहाँ पे इंग्लैंड में। तो जब ये किंग बना तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि इसने क्या किया। जब ये किंग बना तो इसने थिएटर्स वो रीओपन, ठीक है, जिनको 1642 में सिविल वॉर के बाद क्लोज़ कर दिया गया था, उन थिएटर को इसने ओपन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब अगर हम प्यूरिटन एज की बात करें तो प्यूरिटन एज जो थी वो रिलीजियन
एज थी, ठीक है, मतलब कि उसमें रिलीजन का आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है, प्यूरिटनिज्म मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लोग मजहबी होना जो है वो मजहबी होने को प्रेफर करते थे, लोगों को बाइबल की टीचिंग्स पे अमल करने के लिए कहा जाता था, वो टीचिंग उन पे इम्पोज की जाती थी, ठीक है, और उनके लिए जितने भी सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे, थिएटर्स हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, ठीक है। अब सारा का सारा फोकस उस टाइम पे जो प्यूरिटन एज थी उनका रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स पे था, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि ये जो लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, प्यूरिटन के जो स्ट्रिक्ट रूल्स या डिसिप्लिन्स हुआ करते थे या लाइफ गुजारने के जो तरीके हुआ करते थे, ठीक है, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके थे, तंग हो चुके थे। सो जो रेस्टोरेशन था ये बेसिकली एक रिएक्शन था। रिएक्शन किस चीज़ के ख़िलाफ़ था? प्यूरिटन्स के जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, चाहे वो रिलीजन के हो, चाहे वो मोरालिटी के हो, चाहे वो सोशल स्टैंडर्ड्स के हो, चाहे, ठीक है, चाहे सोसाइटी में किस तरह से चीज़ें चल रही थी और उन चीज़ों को लेके जो रूल्स बनाए गए थे प्यूरिटन्स की तरफ से, उन प्यूरिटन्स के स्ट्रिक्ट रूल्स के ख़िलाफ़ बेसिकली रेस्टोरेशन पीरियड एक रिएक्शन के तौर पे था। ये इसको भी अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह से रिलीजियस चीज़ें जो थी और वो चल रही थी, सोशल और पॉलिटिकली क्या हो रहा था, किस किंग के बाद कौन किंग बना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स सेकंड किंग बना, और चार्ल्स सेकंड जो किंग बना था उसका ड्यूरेशन 1660 टू 1685 था। जब उसकी डेथ होगी, सडन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक हुआ, उसकी डेथ होगी, तो 1685 टू 1688 में किंग कौन बना? उसी का भाई जेम्स सेकंड, ठीक है, वो किंग बन गया। अब जो वो किंग बना तो वो कैथोलिक था, और कैथोलिक होने की वजह से लोगों ने उसको पसंद नहीं किया कि इसको यहाँ से किसी ना किसी तरह से उतारना है, क्योंकि वो कैथोलिक बिलीव्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करता था, उस पर फोकस किया करता था, ठीक है। तो अब इससे पहले जिसका भाई हुआ करता था चार्ल्स सेकंड, वो एंग्लिकन था, ये मैं आपको बता दूं को वो एंग्लिकन था। तो इसलिए एंग्लिकन अब कौन है? वो ऐसा ये भी एक रिलीजियस मूवमेंट ही कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसी रिलीजियस मूवमेंट थी जिसमें आपको कैथोलिक और प्यूरिटन मूवमेंट दोनों के आपको ट्रेड्स या उसमें करेक्टरिस्टिक्स आपको मिलती हैं। तो ये जो जिसमें सारी चीज़ें थी, कुछ कैथोलिक चीज़ें थी, ठीक है, और कुछ प्यूरिटन जो प्यूरिटन लोगों के मानने वाली चीज़ें थी वो एक थी। तो ये एंग्लिकन चर्च में जो है वो कन्वर्ट हो गया था, चार्ल्स जो सेकंड था। तो इसलिए इसने लोगों के जो रिलीजियस प्रेशर था, इसने किसी न किसी हद तक उसको फेस किया, और जो है वो लोग इसके उतने ख़िलाफ़ नहीं हुए जितने कि इसके भाई जेम्स सेकंड के ख़िलाफ़ हो गए, जो कि प्रॉपरली इस चीज़ का ऐलान करता था कि वो कैथोलिक है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने उसको क्या किया, उसको इतना तंग किया, इतना तंग किया, इसके ख़िलाफ़ एक जो है मूवमेंट भी चलाई गई जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें यही था कि हमने कैथोलिक किंग को बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि वो हमारी जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उनको वो अहमियत नहीं देता, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1688 में जेम्स जो सेकंड था उसको भी यहाँ से भागना पड़ा, उसको भी सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा, हालात उसके जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गए थे। अब 1668 से 1700 तक का जो टाइम पीरियड है वो उसमें किंग आता है विलियम थर्ड, और विलियम थर्ड 1700 तक, मतलब कि अपनी डेथ तक वो इंग्लैंड का किंग रहता है। तो आपको पॉलिटिकली अब चीज़ें समझ में आ गई हैं कि जिस तरह से किंग्स एक के बाद एक जो है वो बदलते जा रहे थे और किस वजह से बदलते जा रहे थे, वो भी आपको पता है। कैसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स या रिलीजियस डिसिप्लिन जो थे प्यूरिटन्स के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में इस टाइम जो है वो पीक पे थे। तो वो किस तरह से किंग्स को जो है वो इंग्लैंड छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो इस एज की रेस्टोरेशन पीरियड की जो लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या थी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें तो ये एक
कॉमेडी ऑफ मैनर जो है वो एक जॉनरा है कॉमेडी का ही फर्दर, ठीक है। इसमें क्या है, लोगों के बिहेवियर्स को, उनके मैनर्स को, उनके वे ऑफ लिविंग को डिस्कस किया जाता था, ठीक है। जो मैन और वीमेन हैं उनके आपस में किस तरह के रिलेशंस हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सारी जो हमारा सोशल सेटअप हुआ करता था इंग्लैंड का, उस टाइम जो लोग आपस में किस तरह की ज़िंदगी गुजारा करते थे, क्या उनकी क्या जो है वो रूटीन्स हुआ करती थी, उसमें जो है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की आपको बेस्ट एग्जांपल जो है वो विलियम कॉन्ग्रेव की मिलती है, द कंट्री वाइफ की। तो स्टाइल क्या है, तो आपको बताऊं कि उस टाइम जिस तरह से चीज़ें चल रही थी उन पे तनकीद भी जो है वो की जा रही थी, लेकिन स्टाइल के ज़रिए से तनकीद की जा रही थी, ठीक है। तो उनको उसके बाद सोशल लाइफ, जैसे कि हम आपको बताया है कि उससे पहले जो हमें लिस्टनर लिटरेचर मिलता है, लिस्टनर पोइट्री मिलती है या ड्रामास मिलते हैं लिस्टनर, उनका जो थीम हुआ करता था वो बड़ा क्लासिकल थीम हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो लोग जो है वो इन चीज़ों से क्लासिकल वर्क से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। फ़िलासफ़ी में उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो जो उस टाइम करंट सिचुएशन को जिस तरह फेस कर रहे थे या करंट सिचुएशन में वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्हीं चीज़ों को ही उन्होंने अपनी जो है वो टॉपिक्स का जो क्या बना लिया था, एक उनको अपनी टॉपिक्स बना लिया था। पॉलिटिक्स पे बात हो रही थी, कौन किंग आ रहा है, कौन जा रहा है, किस किंग ने अच्छी हुकूमत की, किसने नहीं की अच्छी, ठीक है। किस हुकूमत किस किंग के दौर में इंग्लैंड के हालात कैसे थे, दूसरे किंग के दौर में इंग्लैंड के हालात किस तरह से थे। तो ये सारी चीज़ें लिटरेचर का हिस्सा बन रही थी, लिटरेचर के टॉपिक्स बन रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में ये सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम। और ये फ्रेंच लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्यों, क्योंकि जो चार्ल्स सेकंड था वो उसने फ्रांस में काफ़ी ज़िंदगी गुजारी और फ्रांस के लिटरेचर का और के कल्चर पे बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो इन्फ्लुएंस था। उसने गे लाइफ वहाँ पे गुजारी और जिस तरह से जिस किस्म की फ्रीडम उसने वहाँ पे इंजॉय की, उसी किस्म की चीज़ें अब वो इंग्लैंड में इंग्लैंड के कल्चर में और इंग्लैंड के लिटरेचर में जो है वो नाफिज करना चाह रहा था। इसलिए इसने राइटर्स को भी कह दिया था कि आप जो कुछ लिखें वो उनको कॉपी करते हुए लिखें, उनके स्टाइल को कॉपी करें, उनके सब्जेक्ट को कॉपी करें, जो फ्रेंच लिटरेचर के राइटर्स हैं उनको कॉपी करें, मतलब, ठीक है। तो इसने वहाँ पे जो ज़िंदगी गुजारी थी वो बहुत ही अयाश किस्म की ज़िंदगी गुजारी थी, ठीक है। गे लाइफ इसने गुजारी थी वहाँ पे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ करना, कोई किसी भी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, अब इसका माइंडसेट कुछ इस तरह का बन गया था कि कुछ भी इसके लिए बुरा नहीं होता था, ठीक है। जिन चीज़ों को प्यूरिटन्स बुरा समझते थे उसको बुरी नहीं लगती थी। तो उसने जब किंग बना तो उसने सारी चीज़ों पे जो है वो फ्रीडम दे दी कि थिएटर खुल गए, हर किस्म का लिटरेचर लिखा जा रहा था, वो चाहे जितना भी बेहुदा क्यों नहीं था लेकिन लिखा जा रहा था, ठीक है। फ्रेंच लिटरेचर को फॉलो किया जा रहा था, उनकी वॉइसेस को फॉलो किया जा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट, मतलब कि आपको हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल मिलता है। हीरोइक कपलेट को सबसे पहले जॉफ्री चौसर ने इस्तेमाल किया था अपने वर्क्स में, ठीक है। और इवन कि जॉफ्री चौसर को इसका पायनियर भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसके बाद इसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हुआ। अब इस रेस्टोरेशन पीरियड में जॉर्ज ड्राइडन जो था वाहद जिसने हीरोइक लिटरेचर को पहले इस्तेमाल किया, ठीक है, अपने वर्क्स को इसी हीरोइक कपलेट को इस्तेमाल करते हुए लिखा उसने। और हीरोइक कपलेट कहते कि हैं टू वर्सेस जो होती हैं, ठीक है, पोइट्री की टू वर्सेस को हीरोइक कपलेट कहते हैं। और इसमें एक लाइन में आपको 10 सिलेबल्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको फॉलो करते हुए बहुत से राइटर्स ने हीरोइक कपलेट को लिखना शुरू कर दिया, इवन के बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया हीरोइक कपलेट में कि लोग पढ़ने वाले इस चीज़ से तंग भी आ गए थे कि हर जो भी राइटर लिख रहा है वो हीरोइक कपलेट में लिख रहा है, ठीक है। रियलिज़म का पॉइंट इसमें आ गया, इस एज में प्रिसाइजनेस आ गई। रियलिज़म क्या है, अब कुछ टाइम के बाद लोगों को खुद इस तरह की रियलाइजेशन होना शुरू होगी
कि हम लिटरेचर किस किस्म का लिख रहे हैं, ठीक है। मैनर्स लिखे जा रहे हैं, स्टाइल किया जा रहा है, सोशल लाइफ पे, पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, फ्रेंच लिटरेचर को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो उनका सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, ठीक है। मतलब कि लोगों के बारे में बात की जा रही है और लोगों की वो भी जो बुरी से बुरी चीज़ें हैं उनको उन पे बात हो रही थी, ठीक है। मतलब कि अगर कुछ बुरा हो रहा था तो कुछ अच्छा भी तो हो रहा था, अच्छी चीज़ों के बारे में बात नहीं हो रही थी बल्कि बुरी से बुरी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। लोगों के बिहेवियर्स के बारे में बात हो रही थी जो कि बुरे थे, लोगों के रिलेशंस के बारे में बात हो रही थी, जो मैन और वीमेन के रिलेशन था, जो अनफेथफुल रिलेशन हुआ करते थे, जो ट्रिकी लवर्स हुआ करते थे, उनकी जो स्टोरीज़ हुआ करती थी उन पे बात हो रही थी। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा इनको रियलाइजेशन हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि अब लिटरेचर में उन्होंने रियलिज़म को इंट्रोड्यूस करवाया। रियलिज़म में क्या था कि हम जो चीज़ अच्छी है उसको हम अच्छा प्रेजेंट करेंगे और जो चीज़ बुरी है हम उसको बुरा प्रेजेंट करेंगे। मतलब कि सोसाइटी में जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं ना, जैसे लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो हम ज़िंदगी के हर अच्छे पहलू को भी दिखाएंगे और हर बुरे पहलू को भी दिखाएंगे। तो हम सोसाइटी की जो एक रियल पिक्चर है उसको दिखाएंगे। तो इस तरह से रियलिज़म इस एज की क्रिएशन है, ये आपने याद रखना है। प्रिसाइजनेस की बात करें कि उससे पहले मेटाफिज़िकल अगर हम देखें, मेटाफिज़िकल पोइट्री देखें, ठीक है, तो उसमें चीज़ों को घुमा फिरा के बात की जाती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बात कम लेकिन वर्ड्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ पे प्रिसाइजनेस, मुख्तसरपन जिसे कहते हैं ना, कि कम लफ्ज़ों में अपनी बात को कन्वे कर देना, ठीक है, डायरेक्ट बात कर देना, एक्सप्रेशन लोगों का बात करने का डायरेक्ट हो गया था। तो ये चीज़ें लिटरेचर में आ गई थी, ठीक है। इस प्रिसाइजनेस को और रियलिज़म को लोगों ने, राइटर्स ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया और जो इसके पढ़ने वाले लोग थे, ठीक है, इस लिटरेचर को पढ़ने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्टोरेशन पीरियड के जो पोइट्स हैं, जॉन डन, जो कि पोइट भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, प्रोज राइटर भी थे और क्रिटिक भी थे। अब वो पैदा हुए थे 19 अगस्त 1632 में एडविंकल में, ठीक है, जो कि औंडल के करीब एक विलेज का नेम है। और ये दोनों जो टाउन और विलेजेस हैं ये कहाँ पे थे? ये दोनों विलेजेस नॉर्थहैम्पटन शेयर में थे, जो कि इंग्लैंड की एक स्टेट थी में। तो इसने ऑन्डन ग्रामर स्कूल में ही तालीम हासिल की। बाद में ये वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में चला गया, वहाँ से फिर ट्रिनिटी कॉलेज में चला गया और इस तरह से इसने बहुत आला तालीम हासिल की। और इसकी राइटिंग्स को पढ़ के लगता भी है कि ये बहुत ज़्यादा ज़हीन था। एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ मैन ऑफ लेटर्स, इसको कहा जाता था। ही बिकेम पोइट लॉरिएट भी बना और ये पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1668 टू 1688 तक रहा। उसके बाद इसकी ये पोस्ट किसी और को जो है वो दी गई थी। तो ही डाइड ऑन 12 मई 1700 में इसकी डेथ हो गई लंदन में। और उसको वेस्ट मिनिस्टर अबे, जिसको पोइट्स कॉर्नर का नाम दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इसको दफना दिया गया था। अब इसकी जो पोइट्रिकल वर्क्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पॉलिटिकल सेटायर्स इसने लिखे, ठीक है, डॉक्ट्राइनल पोइम्स इसने लिखी और फेबल्स इसने लिखे। अब पॉलिटिकल स्टाइल की बात करें तो उसके 2 वर्क्स आ जाते हैं, एब्सोलम एंड एकिटोफल, ठीक है, और द मैडम, ये इसके पॉलिटिकल स्टाइल्स हैं। डॉक्ट्राइनल पोइम्स की बात करें, रिलीजियोलेसी एंड द हिंदी एंड द पैंथर। फेबल्स की बात करें, द पेलम एंड द आरसाइट एंड एनुमेराबलस इसने लिखा। उसके बाद जो दूसरे पोइट हैं इस एज के, वो सैमुअल बटलर है, जिसने फूडी ब्रॉस लिखा, जो कि एक मोक एपिक है। उसके बाद विलियम डेवनेंट है और एंड ही वाज द फर्स्ट रेस्टोरेशन पोइट टू अटेम्प्ट एन एपिक। एपिक को अटेम्प्ट करने वाला ये पहला रेस्टोरेशन पोइट था। आगे हम ड्रामाटिस्ट की बात कर लेते हैं। तो जॉन ड्राइडन पोइट भी था, तो ये ड्रामाटिस्ट भी था, ठीक है। और इसके जो फेमस ड्रामास थे वो वाइल्ड गैलेंट, टायरैनिक क्लब, द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, औरंगजेब एंड ऑल फॉर लव, ये इसके इम्पॉर्टेंट ड्रामास हैं। विलियम विचरले है, द प्लेन डीलर एंड द कंट्री वाइफ।
ये इसके जो है वो क्या है, इसके कॉमिकल प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रामाटिस्ट जॉर्ज इथरीज, कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब इसने लिखा 1660 में, जो कि एक कॉमेडी है। द मैन ऑफ मूड और सर फ्लॉपिंग फ्लटर 1676 में लिखा, ये भी एक कॉमेडी है। विलियम कॉन्ग्रीव की बात करें तो ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ रेस्टोरेशन, ड्रामा का फादर इसको कहा जाता है, ठीक है। लव फॉर लव इसने लिखा, जो कि एक कॉमेडी थी 1695 में। एंड द वे ऑफ द वर्ड 1700 में इसने लिखा। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है एफ्रा बेन, जो कि 1640 में पैदा हुई थी और 1689 में उनकी डेथ हो गई थी। शी वॉज ड्रामाटिस्ट, पोइट एंड ट्रांसलेटर एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज एजेंट 160 के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल जो है वो राइटर थी इंग्लैंड की, और ये अपने एक काम की वजह से बहुत फेमस है जिसका नाम है अर्नोको। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोज राइटर्स। जॉन ड्राइडन, मैंने आपको बताया था कि प्रोज राइटर भी था, तो इसने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी लिखा। जॉन बनियान की बात करें तो ये 1628 में पैदा हुआ, तो 1688 में इसकी डेथ हो गई थी। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इसने लिखी, ठीक है, ये एक रिलीजियस एलिगरी है। और उसके बाद ग्रेस अबाउंडिंग इसने लिखी, और द हॉली वॉर एंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ बैड मैन, ये इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो प्रोज राइटर है वो सर विलियम टेम्पल है। ही रोट लिटिल बट ग्रैंड, मतलब कि इसने बहुत कम लिखा लेकिन जो लिखा वो बहुत अच्छा लिखा, ठीक है। इसके लेटर, कुछ इसके वर्क्स जो हैं वो लेटर्स के नेम से हैं, फिर मेमोर्स के नेम से है, मेसिलिनिया के नेम से है। ये 3 प्रोज राइटर थे इस एज के। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। वीडियो पसंद हुई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।